हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू दिसंबर एग्जाम के लिए MHI 101 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और इतने सारे कमेंट आ चुके थे कि मैम प्लीज जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। तो फाइनली आप सभी के लिए मैं एग्जाम यानी दिसंबर 2024 में आपके MHI 101 यानी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं MA हिस्ट्री कर रहे हैं, तो दिसंबर एग्जाम के लिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको दिसंबर एग्जाम के लिए करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो जो कुछ भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ उसको फॉलो ज़रूर करना। इसी तरीके से मैं आपको बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने अदर स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो आज की क्लास में मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाली ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं MHI 101 जो कि आपका है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन समाज के बारे में हमें इसमें कवर अप करना होता है। ये जो बुक है इसमें आप पढ़ते हो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एंशिएंट और मेडिएवल पार्ट को हम कवर करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं अभी यहाँ पर आपको जून 2024 में, मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि MA हिस्ट्री जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, राइट। तो सिलेबस यानी कि आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम वो जून 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपको करने के लिए कितने 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम होता है ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर देखो, वैसे तो जो भी कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आराम से 80 to 90 हम स्कोर ला सकते हैं। आप में से कई ऐसे भी होते हैं कि मैम क्या इतने मार्क्स आते भी हैं? बिल्कुल आते हैं। अगर आप जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप 80 to 90% भी स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप MHI 101 में टोटल जो हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी हमें 5 टॉपिक्स ऐसे अच्छे तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर पढ़ के जाना है जिससे हमारा काम बन जाए। आप सभी जानते हो कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्सली 25, किसी में यूनिट्स है, किसी में 30 है, किसी में 35 है। तो आप ये सोचोगे कि मैम 35 यूनिट्स हैं, सिर्फ 5 टॉपिक्स के लिए हम 35 यूनिट्स कैसे कर सकते हैं? तो सिर्फ कुछ सफिशिएंट टॉपिक्स से जो हमारा काम बन जाए इतने कम दिनों में वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले देख रहे होंगे, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। देखो क्वेश्चन और टॉपिक बताने से पहले मैं बाकी की चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे जिन्हें कोई भी अपडेट नहीं होती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बताने से पहले ये सारी चीज़ें बताई हैं। क्लियर हो गया? देखो अभी इसके आगे मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एंड ऑल दैट। देखो क्वेश्चन पेपर को समझो। यहाँ पर मैं आपके पास जो ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, एक होगा 20 मार्क्स में, एक होगा 10 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए आपको 500 वर्ड्स यहाँ पर लिखने। अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाले हो तो आपको 250 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना यानी उसका हाफ। अब आपको डाउट रहता है मैम इसको कितने पेजेस में कवर करें? वैसे जितने भी यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी कई बार आपने वीडियो देखी होगी, आपको उसकी नॉलेज होगी, लेकिन जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनके लिए एक बार यहाँ पे दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। देखो 20 मार्क्स के लिए 500 मतलब आपको 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है और 10 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। किस तरीके से? जैसे आपको शीट मिलती है तो आपकी जो आंसर शीट होगी उसका जो ये फ्रंट होगा वो पहला पेज होगा और जो उसका बैक साइड होता है वो दूसरा पेज होता है। इस तरीके से आपको 5 पेजेस पे करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं, आप यहाँ देखोगे जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
यहाँ पर आपके कुछ रूल्स हैं। सेक्शन ए में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। इसी तरीके से सेक्शन बी से भी हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। बचा आपका एक क्वेश्चन, वो आपकी चॉइस है। आप सेक्शन ए से करो चाहे सेक्शन बी से, वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपको क्लियर हो गया। तो अब ये सब मैं आपको पहले क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो पहले तो आपको वो कोशिश करनी है कि सेक्शन ए के लिए जो सेक्शन ए में टॉपिक्स आते हैं उन यूनिट को हमें अच्छे से कवर करना है। कुछ सेक्शन बी यानी जो हमारे बुक के जो लास्ट यूनिट होते हैं उनसे भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम सेक्शन बी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आप सिर्फ हमारे किसी भी बुक के स्टार्टिंग के यूनिट्स ही पढ़कर जाओगे तो उससे सिर्फ आप सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सेक्शन बी के नहीं कर पाओगे। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ है, हमें हर एक बुक में क्या कोशिश करना है कि हमारी स्टार्टिंग की जो बुक है, कोई भी बुक हो, MHI 101, 102, 104, कोई भी बुक हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स और लास्ट के कुछ चैप्टर तो जरूर करके जाने चाहिए। मिड का सिर्फ वही करो जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, जो फर्स्ट टाइम न्यू पैटर्न के हिसाब से आपसे पूछा गया, हाउ डिड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन कम्युनिटीज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कृषि का प्रभाव मानव के समुदाय पर कैसे पड़ा, वो आपको बताना है। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपकी बुक में यूनिट 1 है। हमारे जो फर्स्ट यूनिट है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर प्रारंभिक मानव समाज का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट यूनिट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रोंज एज यानी कांस्य युग से क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको कॉपर और ब्रोंज का यूज करने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इस बार जून में क्या क्या पूछा गया, फिर मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ ट्रेड इन द एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट। यानी कि हमारे जो प्रारंभिक राज्य हैं, जो शुरुआत के जो स्टेट है, वहां पर आपके व्यापार का जो एमरजेंस है वो कैसे हुआ था, ये आपको कवर करना है। ओवरऑल ये भी आपका क्या है, ब्रोंज एज से ही क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पर्शियन साम्राज्य का प्रशासन बताना है। यानी आपका पर्शियन एम्पायर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार हमसे क्या पूछा है फर्स्ट टाइम में, पर्शियन एम्पायर, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 4 है। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 2 से आप देखोगे तो अर्ली स्टेट में आप समझ रहे हो, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 या 3 अटेम्प्ट करने। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप 2 या 3 अटेम्प्ट करोगे। वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्री इन द एंशिएंट ग्रीक। तो एंशिएंट ग्रीक यानी प्राचीन यूनान की जो हमारी सभ्यता है, जो आपकी बुक में यूनिट 5 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर इसमें आपके ग्रीक में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे होती है, वो सारा कुछ आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए आपने कवर कर लिया। तो पहले मैं आपको यहाँ तक सेक्शन ए को कवर करना हो जब आपको आपके एग्जाम में, यानी कि पूरी कोशिश करना। अभी मैं आपको कुछ सेक्शन ए में 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में। उसके लिए मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ कि आपको क्या क्या कवर करके जाना है, क्या क्या पढ़कर जाओगे, तो आप सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, फिर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी मेरे साथ जुड़ सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैराथन सेशन भी इस बार भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। लाइक बहुत कम करते हैं आप सभी, तो लाइक करो और शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि ये और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इसको पढ़ सके। और आप लाइक के थ्रू मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो स्टार्टिंग के 6 यूनिट आप अपने सिलेबस को अपने सामने ओपन कर सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी यानी प्रारंभिक मानव समाज। तो ये जो चैप्टर है अभी मैंने आपको दिखाया है, इसको जरूर पढ़ना। डेफिनेटली आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब चाहे वो 10 मार्क्स में पूछे चाहे वो 20 मार्क्स में पूछे। अगर मैं बात करूँ कि हमारे जून 2024 में यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है।
कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स। लेकिन अभी आप कहोगे मैम आपने तो एक ही क्वेश्चन दिखाया है ऊपर 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आया, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो अब आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ हमारे इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आप क्या देखते हो, एक तो मतलब इसमें आपका ओवरऑल पाषाण काल है, स्टोन एज, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो है पेस्टोनोमैडिज्म, पशुपालन, खानाबदोशी, या तो वो आपसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति पूछते हैं, मतलब कि अभी जो मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन बताया कि खेती के शुरू होने से आपके ह्यूमन की लाइफ में क्या बदलाव आता है, या फिर जो इंसान है उन्होंने खेती की शुरुआत किस कारण से किया, क्या क्या रीजन रहे होंगे, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। या तो वो आपसे टूल्स के बारे में, यानी जो उपकरण है ना, ये पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अच्छे से जरूर करके जाना, और बाकी एक स्टोन एज का बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने इसको कर लिया तो बाकी आप इजीली से कवर कर लोगे। देखो आप में से कई ऐसे हैं, देखो ऑलरेडी मैराथन सेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो मैराथन सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जून एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल था, आपके दिसंबर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो मैं नीचे आपको चैट में आप देखोगे, कमेंट बॉक्स में मेंबरशिप वीडियोस में मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। जब आप उसे ओपन करोगे तो उसमें मैराथन सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैराथन सेशन में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज MHI 101 और 01 की प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारी वीडियोस को देख कर जाना। जो कुछ भी मैंने उसमें पढ़ाया है या बताया है वो सब कुछ आपके दिसंबर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट चैप्टर से आपको समझ में आया। स्टोन एज को भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जिसको स्टोन एज के बारे में इतना नहीं पता है कहाँ पे क्या लिखना है, आप वहां पर उसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके सेकेंड यूनिट की। देखो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड और थर्ड यूनिट है ये दोनों ही सेम है, ये दोनों है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यानी आपकी कांस्य युगी सभ्यता। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर भी हमारा 30 to 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको जरूर पढ़ो, फर्स्ट और ये दोनों यूनिट को, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपको मिलेगा। रही बात किस तरीके से मिलेगा, आइए चलिए उसकी बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट के तो 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पूछे जाने के चांसेस होते हैं या पूछे जाते हैं, या फिर आपके हंटिंग गैदरिंग से आपके एग्रीकल्चर का जो ट्रांजिशन होता है उसमें क्या क्या बदलाव आया, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका सेकंड और थर्ड यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक तो आपसे 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का, या फिर उनकी चॉइस है वो 20 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने 30 to 40 मार्क्स आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर मेंशन किया है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की मैं अगर बात करूँ तो इस वाले चैप्टर में आपको पता है कि हम इसमें 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है आपकी हड़प्पा की सभ्यता, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, और फोर्थ जो लास्ट जो सभ्यता है वो है चाइना यानी चीन की सभ्यता, या फिर सांग की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आपके असाइनमेंट में भी सांग सभ्यता के बारे में पूछा गया है। तो यूनिट सेकंड में ये चारों सभ्यताओं के बारे में मेंशन है डिटेल में, ठीक है। इनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, इनका रिलीजियस, ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे। अब अगर हम बात करें आपके एग्जाम के लिए क्या हेल्पफुल है, देखो मेसोपोटामिया से तो बहुत आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि सेपरेटली वो आपसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पूछे, बट यस हड़प्पा पढ़ सकते हो। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही इजी टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री के, अगर आप स्टूडेंट हो और हड़प्पा ना पढ़ाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, नहीं तो जो हमारा MHI 101 है उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो डिटेल में मिल जाएगा। ये चारों सभ्यताएं मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। आपको इसमें से ये तीनों सभ्यताओं के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैंने आपको बताया, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हो। तो हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, कभी कभी ये क्या कर सकते हैं, हड़प्पा और इजिप्ट एक साथ पूछ सकते हैं कि हड़प्पा और इजिप्ट की इकोनॉमी सोसाइटी कैसी है, या फिर आपकी चाइना और हड़प्पा की इकोनॉमी सोसाइटी कैसी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तीनों सभ्यताओं के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी चाइनीज और संघ सभ्यता है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़कर जाना स्ट्रांगली। बाकी हड़प्पा तो बहुत कॉमन है, वो आप ऐसे भी कर लेंगे। इजिप्ट को अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जा सकते हो,
ठीक है, इसके आने के चांसेस होते हैं। मतलब मेसोपोटामिया तो रेयर ही आता है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग इसको एक नॉर्मली से वीडियो को देखकर सुनकर जा सकते हो, ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए। अदरवाइज आपको चाइना, इजिप्ट और हड़प्पा को पढ़कर ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे पेड क्लासेस के मेंबर भी होंगे, राइट। तो पेड क्लासेस के मेंबर्स के लिए भी ये सेम चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हड़प्पा, इजिप्ट और सांग की जो सभ्यता है इसको पढ़कर जाना है। मेसोपोटामिया एक नॉर्मली रीड आउट भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। बात करेंगे यूनिट 3 की। देखो यूनिट 3 भी ब्रोंज एज की सभ्यताएं हैं। अब इसमें बात करते हैं इस वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक आएगा आपका राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग भी अगर इन्होंने आपसे पूछा तो आपको ये चारों सभ्यताओं के नज़र को रखते हुए, यानी कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, ये सारी सभ्यताओं के लोगों के समय पर कौन सा राइटिंग फॉर्म था ये आपको बताना है, ठीक है। अगर इन्होंने राइटिंग नहीं पूछा तो ये आपसे अर्बनाइजेशन पूछेंगे, यानी शहरीकरण। तो अगर आप शहरीकरण ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यानी शहरीकरण कांस्य युग की सभ्यता के शहरीकरण के बारे में इन्होंने पूछा, तब भी आप मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना के बारे में मेंशन करना है। अगर इन्होंने अर्बनाइजेशन भी नहीं पूछा तो ये रोल ऑफ ट्रेड पूछेंगे, यानी कि ये चारों सभ्यता आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो ये लोग एक दूसरे से क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी होती है। अगर इन्होंने ये भी नहीं पूछा तो और क्या पूछेंगे, अभी आपने जून में देख लिया, आपको बताना है यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन सारी सभ्यताओं ने कॉपर और ब्रोंज का यूज़ करना कब सीखा, और जब सीख लिया तो किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया। ये क्वेश्चन ये इस बार इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा है, क्योंकि आपका नया सिलेबस है तो इनकी कोशिश है कि आपसे नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो रोल ऑफ ट्रेड पर भी फोकस करना, जब ये आपने देखा कि ये भी मैंने आपको दिखाया कि आपसे पूछा गया है। बाकी ये राइटिंग और अर्बनाइजेशन, और एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना। देखो यहाँ पर अगर आप अर्बनाइजेशन को अच्छे तरीके से कर लोगे तो सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना भी इजीली से कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही सेम बातें ही हम करते हैं। क्योंकि आप उसमें यहाँ पे आपके हाउसेस का स्ट्रक्चर कैसा था, रिलीजियस पैटर्न आपको बताना है, उनकी इकोनॉमी आपको बतानी होती है, टैक्सेस के बारे में बताना होता है, तो ये सब कुछ हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पर देखो अभी के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 30 से 40 मार्क्स का, यानी ओवरऑल हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर ज़रूर पढ़ना है। अगर आपने इसको कर लिया सिर्फ ब्रोंज एज और आपके अर्ली ह्यूमन सोसाइटी को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप चलो 60 मार्क्स तक कवर कर सकते हो। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, 30 मार्क्स यहाँ से, 30 मार्क्स यहाँ से, आपका एग्ज़ाम तो 100 का होता है। तो यानी ये कुछ टॉपिक से भी हम 60 मार्क्स, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मैम हमें सिर्फ पास होना है या सिर्फ 60% भी आ जाए, तो देखो अभी सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन से ही 60 मार्क्स को कवर कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो इसमें से कोई भी एक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो पुराने सिलेबस वाले भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सेम चीज़ आपके लिए भी है, क्योंकि MHI 01 और MHI 0101 में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है। बट डिफरेंस बस इतना है कि नए सिलेबस में 2 से 3 चैप्टर जो है वो कट कर दिए गए, बाकी सेम सिलेबस है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो नए और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ब्रोंज एज में क्या है कि इस बार अगर इन्होंने यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज पूछ लिया तो क्या पता कि वो इस बार आपसे राइटिंग पूछ लें, अर्बनाइजेशन पूछ लें, बट डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ राइटिंग ही पढ़कर जाओ बाकी कुछ नहीं आएगा, मैं ये आपको नहीं कहूँगी। बस यस, मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूँगी कि ब्रोंज एज की सभ्यता को आप सभी को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यूनिट 4, 5 और 6। देखो यूनिट 4 है हमारे पर्शियन एम्पायर, क्योंकि अब हमारा एम्पायर बनता है, उसके बाद है ग्रीक एम्पायर और है रोमन एम्पायर। तो ये तीनों चैप्टर भी ज़रूर करना है। देखो अगर किसी को ज़्यादा टाइम नहीं भी है, आप मेरे इस वीडियो को 1-2 दिन पहले भी देख रहे हो, तो आप ये स्टार्टिंग के 6 चैप्टर भी कर लोगे तो भी इतना है कि आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग के 6 यूनिट भी अच्छे से पढ़कर चले गए तो देखो बाकी तो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आता है और कौन सा नहीं, ठीक है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पर्शियन एम्पायर का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, कोई ऐसा होगा जिन्हें ग्रीक नहीं समझ आएगा। तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं
इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रोंज एज की सभ्यता में राइटिंग पूछी जाती है, अर्बनाइजेशन पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप राइटिंग के सेक्शन को स्किप कर दो, अर्बनाइजेशन पढ़ के जाओ, लेकिन ब्रोंज एज पढ़ना जरूर है आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, बाय चांस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन पूछे तब तो आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे, राइटिंग का पूछेंगे तो स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना है, उसमें टॉपिक्स बहुत सारे, क्या आएगा क्या नहीं क्या पता, तो बेटर है जो इजी लगे उसको ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, पर्शियन, ग्रीक और एम्पायर डेफिनेटली आपको पढ़कर जाना है। देखो इस बार पर्शियन और ग्रीक से आया है। जून 2024 में रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूरे चांसेस हैं कि आपके में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दिसंबर में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, रोमन साम्राज्य को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी चांसेस है कि इस बार आपको आपके एग्जाम में रोमन से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देखो यहाँ पर पर्शियन में इस बार इन्होंने आपसे प्रशासन पूछा है। वैसे तो अगर आप पर्शियन एम्पायर जो चैप्टर है आपको पढ़ना ही है पूरा का पूरा, इसमें हमें प्रशासन पूछा जाता है। या तो जो इसमें सेपरेटली साइरस लिख देंगे, या तो एक जो और इम्पोर्टेंट रूलर डेरियस फर्स्ट। तो कभी कभी 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट में डेरियस फर्स्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, साइरस के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर पर्शियन एम्पायर का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूछ लिया जाता है, जो कि इस बार जून 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ग्रीक की अगर हम बात करें तो ग्रीक में जो हमें टॉपिक करना होता है वो है स्लेवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारा डेमोक्रेसी, यानी जो आपका राजतंत्र है, सॉरी प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसे आप कहते हो। और लास्ट जो आप देखोगे वो होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें सिर्फ 3 टॉपिक करना होता है। तो आपने क्या देखा इस बार, अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज दिखाई कि ग्रीक से इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, डेमोक्रेसी से भी पूछा और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट से भी पूछा है। तो इन्होंने क्या किया, 2 टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। तो इनकी स्मार्टनेस देख रहे हो आप। तो अगर आपको ये दोनों की नॉलेज होगी तभी तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बाई चांस इस बार भी इन्होंने किसी भी टॉपिक में ऐसा काम किया कि 2 टॉपिक को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया, तो अगर आपको इसका एक पार्ट भी आता हो तो ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा और 10 का ये होगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि 10 में से 5 क्वेश्चन आपको जो भी पहले तो आता हो उसे अटेम्प्ट करना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 5th क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका हाफ आता है मुझे, जैसे मैंने आपको बताया पूरा नहीं आता है, तब भी आप उसको अटेम्प्ट करना, लेकिन छोड़कर मत आना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी और कॉन्फ्लिक्ट, तो इस बार भी ये आपसे दोनों को ऐड ऑन करके पूछ सकते हैं या सिंगल भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि 20 मार्क्स में बताओ कि आपके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट के बीच में ग्रीक के टाइम पर, उसको एक्सप्लेन करो। तो ये इस तरीके से चेंज कर देंगे। बात आती टॉपिक की तो ग्रीक की सभ्यता इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रोमन की जो साम्राज्य है उसके बारे में। रोमन साम्राज्य में जो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं मैक्सिमम, वो है आपका एक्सपेंशन यानी विस्तार। रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ, या तो ये इससे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो ये आपसे पूछते हैं आपके यहाँ पर पेट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में जो विवाद हुआ था, यानी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेट्रिशियन एंड प्लेबिनियन। ठीक है, या तो वो आपसे पूछेंगे रोमन साम्राज्य का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि राजनीतिक संरचना, जिसमें हमें सीनेट को एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें हमें असेंबली को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो जिन्होंने मैराथन सेशन देख लिया होगा उन्हें भी क्लियर होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मैराथन मैंने जून एग्जाम के लिए चलाई थी वो उसमें एक्सप्लेन करा रहा है मैंने डिटेल में। और जितने भी यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं और जितने भी पेड बैचेस के स्टूडेंट यहाँ क्लासेस देख रहे हैं, आपको भी बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो किस क्वेश्चन में क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए ये तीनों टॉपिक जरूर करना। इस बार जून में रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं आया, तो पूरे चांसेस है कि आपसे इस दिसंबर एग्जाम में रोमन से क्वेश्चन पूछ ले। देखो ओवरऑल इनकी कोशिश रहेगी कि पर्शियन, ग्रीक और रोमन में से, यानी इन तीनों एम्पायर में से कोई 2 एम्पायर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। वो उनकी चॉइस है, वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ कर जाना है। अब मैं यहाँ पर अगर बात कर लेती हूँ ये कितने कितने मार्क्स के हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पर्शियन एम्पायर का जो चैप्टर है वो मैक्सिमम 20 मार्क्स, ये वाला भी चैप्टर आपका 20 मार्क्स अगर जब कभी भी आएगा, और ये वाला भी 20 मार्क्स। देखो ओवरऑल मैं इन तीनों चैप्टर को मिला करके इसको मैं ऐड करूँ, देखो ये आपका 20 मार्क्स मैंने ऐड, वैसे 30 मार्क्स है लेकिन चलो मैं से 20 में खुद से 10 मार्क्स कम कर दे रही हूँ। ये 30 मार्क्स मैंने ऐड किया और ये 40 मार्क्स मैंने ऐड कर लिया।
ठीक है, यानी आप स्टार्टिंग के 6 चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो 4 3 7 और 2 9, यानी 90 मार्क्स। वैसे देखा जाए तो 100 हो चुका है, क्योंकि अगर आपने ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लिया तो 100 मार्क्स तब भी कवर हो जाएंगे। लेकिन बाय चांस इसमें से कभी कोई एक क्वेश्चन ना आए तो, बट इतना डेफिनेटली है कि आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट इन 6 टॉपिक से कर ही लोगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें इनमें चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता सकूं, क्योंकि ये एक तो आपका नया सिलेबस है और नया पैटर्न है, और आप लोग बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो जो इग्नू में नए हैं, जिनको यहाँ की नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम आप इस वीडियो को दे दो, तो आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी काम बन जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या कर सकूँ, सारे जितने भी जिसके जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको साथ ही साथ आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इग्नू से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी भी आप में से कोई भी नोट्स लेना चाहता हो, पेड क्लासेस लेना चाहता हो, ठीक है, तो आप लोग हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप से भी ले सकते हो उसको इंस्टॉल करके। नहीं तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980, तो आप ये नोट्स भी पढ़ लोगे या क्लासेस भी देख लोगे, तो उससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग ये सब भी कर सकते हो। लेकिन आप में से कई ऐसे जो ये नोट्स नहीं ले सकते या क्लासेस नहीं ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी मैं यूट्यूब पे जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, अगर आपने ये भी कर लिया तो भी आप ईजिली से कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी टॉपिक में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, उसलिए आप इजी कैरी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके यूनिट 7 की। देखो यूनिट 7 में आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर का नाम है लैटिन अमेरिका। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर में देखते हैं तो इस चैप्टर में लैटिन अमेरिका नाम से तो क्वेश्चन नहीं आता, ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है माया, इनका और एस्टेक। तो आपके जो जून का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो लेकिन पूछे जाने के चांसेस हैं। इन तीनों में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी माया इनका एस्टेक कभी पढ़ा ही नहीं, इनका नाम भी नहीं सुना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से आने के चांसेस नहीं होंगे, पूरे चांसेस होते हैं इन फ्यूचर आपको यहाँ से मिल जाए माया इनका एस्टेक। तो जो इसे पढ़ सकता है, जो इसको समझ सकता है, तो पढ़कर जा सकते हो, और जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जून 2024 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो जो हमारे चैप्टर का नाम है अफ्रीका। देखो अफ्रीका का जो ये चैप्टर है, ये इस वाले चैप्टर से भी अभी आपके जून में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट यस आपके असाइनमेंट में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो असाइनमेंट में जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आप उसके लिए ही रीड आउट करके जा सकते हो अफ्रीका का। तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका से 3 अफ्रीका है। अब ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि इन तीनों में से कौन सा आएगा कौन सा नहीं, तो आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जून में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, बट यस असाइनमेंट में ज़रूर आया था, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो डेफिनेटली पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मली एक रीड आउट कर लो कि बाई चांस यहाँ से आए, और 10 में से 5 क्वेश्चन में अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझना है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। नॉर्मली एक रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एक तो ये यूनिट रोमन एम्पायर, मतलब यूनिट 6 तक तो आपको पढ़ना ही है, आप में से कोई ऐसा नहीं जो इसको स्किप करना है। यूनिट 7 और यूनिट 8 नॉर्मली रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, यूनिट 9 की तरफ बढ़ते हैं, नोमैडिक एम्पायर। तो ये तो स्किप मत करना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन नोमैडिक एम्पायर आपके चैप्टर के नाम से ही, खाना बदोशी साम्राज्य के नाम से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शन बी एक बार दिखा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 9 समझ आया, और यूनिट 10 अगर आप देखोगे, यूनिट 10 है हमारा लेट रोमन वर्ल्ड, यानी ये भी रोमन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन पहले मैं आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ए तो आप समझ गए, तो ए में हमें इतनी बात समझ आ गई, अगर आपने यूनिट 6 to 7 कंप्लीट कर लिया, सेक्शन ए में 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी जब करने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो समझो। देखो हमेशा आपके एग्जाम में जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, डेफिनेटली यही मिलेगा। ठीक है, तो सामंतवाद जरूर पढ़कर जाना है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। और आपके बुक के अंदर फ्यूडलिज्म का जो यूनिट है, यूनिट 13, यूनिट 14 और यूनिट 15, ये तीनों चैप्टर पढ़ना है।
अब आप में से होंगे कि मैम 3 चैप्टर, तो आप यूनिट ना देख करके आप सिर्फ एक टॉपिक देखो कि हमारे एग्जाम में फ्यूडलिज्म एक टॉपिक है, सामंतवाद है, हमें इसको पढ़कर जाना है। तो उसमें इन्होंने क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चेंज ड्यूरिंग द 2 फेजेस। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी, बट इस बार इन्होंने ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इन्होंने आपसे राइज ऑफ इस्लाम पूछा है, यानी इस्लाम का जो उदय हुआ था और इन्फ्लुएंस द ओशनिक ट्रेड टिल 10th सेंचुरी। तो ओशन ट्रेड का आपका एक चैप्टर है यूनिट 16, वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यूनिट 8 अगर हम देखेंगे बंजारास के बारे में पूछा है, तो बंजारास का चैप्टर में आप ये आगे देखोगे। यूनिट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें इन्होंने आपसे कमर्शियल एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपके बुक में यूनिट 18 है, हाउ डिड मार्केट एंड फेयर डेवलप एज अ सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, और लास्ट में शॉर्ट नोट दे रखा है। तो इसमें से 4 है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने। पहला क्वेश्चन देख लो ना, पशुपालन खानाबदोशी, जो कि मैंने अभी आपको बताया आपके फर्स्ट यूनिट से, पहला क्वेश्चन भी फर्स्ट यूनिट से था। शॉर्ट नोट में भी आप देख रहे हो वेस्टर्न नोमैडिज्म, आपको यानी ओवरऑल 30 मार्क्स हुआ। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी आपके ईसाई धर्म का जो फैलाव हुआ कैसे कहाँ हुआ। फ्यूडलिज्म से दोबारा से इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मतलब फ्यूडलिज्म का वैसे हमेशा 20 मार्क्स का आता है, लेकिन जून में 30 मार्क्स से इन्होंने आपसे पूछा है। और मार्टिन लूथर और उनका बर्थ प्रोटेस्टिज्म। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, हमारे इस बुक के अंदर टोटल 24 यूनिट है। MHI 101 में आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट सिर्फ 5 ही करने, ठीक है। यानी फोकस मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 टॉपिक ही पढ़कर जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 7 से 8 टॉपिक इतने स्ट्रांगली करके जाने कि आपके एग्जाम में वो 7 आपके पास इतने ऑप्शन हो कि आप 10 में से आराम से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देखो जितने भी यहाँ पर पेड मेंबर्स के स्टूडेंट होंगे, आपको तो कोई वो है ही नहीं चांस कि आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन ना आते हो। डेफिनेटली आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन जो उससे बाहर के हैं आप उसमें क्या देखते हो कि हमारे पास उसमें 10 में से 5 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है पूरी कोशिश करनी है कि आप वो कर सको। तो क्लियर हो गया आप सभी को यहाँ तक। चलिए अब वापस चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए। देखो सेक्शन बी के लिए बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, एक तो ये नोमैडिक एम्पायर जरूर पढ़ो जो कि यूनिट 9 है, आपके खानाबदोशी साम्राज्य। लेट रोमन एम्पायर, देखो लेट रोमन एम्पायर आपके असाइनमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, एक तो उसे पढ़ लेना। नहीं तो अभी आपने देखा राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ था रोमन साम्राज्य में, ये अभी आपने 10 मार्क्स में देखा, तो इस बार क्या पता आपके में 20 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर के लिए राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी हमें पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 11। तो यूनिट 11 जो है वो है द अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे जो राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, यानी इस्लाम का जो उदय हुआ अरब में वो कैसे कहाँ हुआ, किसने किया। या तो ये आपसे 4 खलीफा पूछते हैं, जून में तो नहीं पूछा गया लेकिन आपके एग्जाम में क्या पता आ जाए, तो इसलिए इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यूनिट 12 है जो कि है चाइना के ऊपर, इसको भी आप पढ़कर जा सकते हो नॉर्मली, चाहो तो स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए यूनिट 13, 14 और 15 इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 13, 14 और 15 मैंने अभी बताया, ये तीनों ही चैप्टर किसके ऊपर है, सामंतवाद के ऊपर, फ्यूडलिज्म, ये आपको करना ही करना है। जून के एग्जाम में इस टॉपिक से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो फ्यूडलिज्म तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि इसको स्किप मत करना। बात करते हैं कि फ्यूडलिज्म से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये आपसे इसका फॉर्म्स और स्ट्रक्चर पूछेंगे, ठीक है, या तो ये आपसे ये पूछेंगे कि आपके इसके फेजेस, इसके चरण जो कि 2 प्रकार के होते हैं, या तो फिर वो आपसे इसका डिक्लाइन पूछेंगे, या ये मर्ज करके भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। बट फ्यूडलिज्म से रिलेटेड इस बार आपके एग्जाम में 30 मार्क्स में हमें देखने को मिलता है, तो फेजेस बहुत अच्छे से करना, यही सजेस्ट करूंगी। क्योंकि बाकी तो इंट्रोडक्शन नॉर्मली आपको पता है, इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, मैंने फ्यूडलिज्म पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अदरवाइज फेजेस को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें 2 फेजेस है, और पहला जो फेज है उसमें वो कितने 3rd पार्ट में, और जो दूसरा जो फेज है वो टोटल 5 पार्ट में। इसी को ये तोड़ मड़ोड़ के आपसे पूछते रहते हैं, तो फेजेस को जरूर अच्छे से करना। फ्यूडलिज्म क्लियर हो गया, तो ये सजेस्ट मैंने क्या किया, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 16, 17, 18। देखो 16 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ओशनिक ट्रेड हर साल आता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा, डेफिनेटली ओशन ट्रेड से क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आपने देखा जून में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यूनिट 17 है बिजनेस कम्युनिटीज। देखो अब यहाँ से जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ये इनकी चॉइस है, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है।
यूनिट 18 आपने देखा कमर्शियल एक्टिविटीज, अभी जो आपके जून में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया था मार्केट से रिलेटेड। तो देखो अगर इन्होंने इस बार कमर्शियल एक्टिविटी पूछ लिया तो क्या पता इस बार आपसे बिजनेस कम्युनिटीज आ जाए। तो 17 से लेकर के उसके आगे के जो चैप्टर है ये उनकी चॉइस है कब कौन सा क्या देना है। तो बाकी के जो चैप्टर्स है इसकी एक नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। यूनिट नेक्स्ट जो चैप्टर है 19 आपका यूनिट जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही, बहुत अच्छा चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये है नेक्स्ट चैप्टर साइंस और टेक्नोलॉजी। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर इन्होंने पूछा चैप्टर के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। विज्ञान, आपके मेडिएवल यूरोप में विज्ञान का क्या रोल हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो आपको यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस टेस्टामेंट। तो अभी यहाँ पर आपने जो मार्टिन लूथर का जो एक क्वेश्चन देखा प्रोटेस्टिज्म से लेकर के, वो इसी चैप्टर से आया है। तो आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हो क्योंकि इस तरीके का 10 मार्क्स में मिल जाता है। जिसको समझ में आए वो पढ़कर जा सकता है, जिसको ना आए वो स्किप भी कर सकते हैं। यूनिट 22 बहुत अच्छा चैप्टर है, अर्बनाइजेशन इन मेडिएवल यूरोप, शहरीकरण कैसा था आपके आधुनिक यूरोप में, इसको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका टेक्नोलॉजी, आपके वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन, और लास्ट चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड। तो ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड जो आप देख रहे हो वो इसी चैप्टर के नाम से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, मैंने यहाँ पर 24 चीज़ें मैंशन की हैं और मैंने साथ में ये भी मेंशन, यहाँ पर एक डॉट आपको नजर आ रहा है जिस पर ये मैंने डॉट बनाया है, आप इसको पढ़कर भी जा सकते, सिर्फ आपको रीड आउट करना है। ये जून में नहीं पूछा गया है, ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ से आता ही नहीं है, आने के भी चांसेस है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। देखो यूनिट 17 से 24 तक कोई भी चैप्टर फिक्स नहीं है कि यहीं से ही आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया इस बार इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार वो आपसे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी पूछ सकते हैं, साइंस भी पूछ सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज भी पूछ सकते हैं। चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी के नहीं आएंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि इसकी जगह ये आ सकता है। सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन और अर्बनाइजेशन रिपीट होता है। रिलीजन का भी 10 मार्क्स में मिल जाएगा। तो रिलीजन में जो चैप्टर है आपका मार्टिन लूथर का, और एक आपका कन्फ्यूजनिज्म वर्ड करके भी आएगा जो कि चाइना के से अंडर में, एक 10 मार्क्स में ये भी आपको मिल जाता है। तो इसको आप पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक नॉर्मली रीड आउट कर लेना कि बाई चांस अगर आप कोई 5 क्वेश्चन, पहले तो आप 5 टॉपिक डिसाइड कर लो। देखो अब इतना कुछ बताने के बाद अगर हम शॉर्ट में देखते हैं तो हमें इतनी बात समझ में आई। तो एक तो हमें फ्यूडलिज्म नहीं छोड़ना है, पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा आपको ब्रोंज एज नहीं छोड़ना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा अर्ली ह्यूमन सोसाइटी नहीं छोड़ना, तीसरा टॉपिक। चौथा आपके इनमें से कोई भी, मतलब इसमें 2 टॉपिक हो गए, अब वो कोई भी आ सकता है, पर्शियन, ग्रीक और रोमन, लेकिन आएगा जरूर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, एक आपका ये चैप्टर हुआ, एक आपका ये चैप्टर हुआ, 2 ये हो गया और एक ये हो गया। कितने टॉपिक हो गए 5 टॉपिक। इन्हें तो डेफिनेटली करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी कुछ भी हमें पढ़कर नहीं जाना। देखो ओशन ट्रेड बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाता है और इनमें से तो कोई भी आ जाएगा। तो ये हमें क्यों पढ़ना है, सेक्शन बी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन बी, क्योंकि ये अगर आपने किया तो सेक्शन ए ही सॉल्व कर पाओगे। सेक्शन बी के लिए फ्यूडलिज्म करना, इसको नहीं छोड़ना है, और क्योंकि सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए से 3 करना है, सभी को कोशिश करना, और बी से एक तो फ्यूडलिज्म कर लेना और एक इनमें से कोई भी आ सकता है। तो आप जिस भी चैप्टर में कंफर्टेबल हो नॉर्मली रीड आउट कर लो। बाकी सबसे ज़्यादा देखो ओशन ट्रेड तो मैक्सिमम रिपीट होता ही है। क्राफ्ट प्रोडक्शन कर लो, रिलीजन कर लो, अर्बनाइजेशन कर लो, साइंस टेक्नोलॉजी कमर्शियल एक्टिविटी आ चुका है इस बार, तो आने के चांसेस कम है, बाकी पढ़कर जा सकते हो नॉर्मली। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सभी के यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी इसी तरीके से 102, 104 और अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ मैं आप सभी को बताऊंगी। आप में से कई ऐसे भी होंगे कि कहेंगे मैम आपने तो पूरी बुक ही बता दी। लेकिन देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, राइट, यहाँ पर आप बहुत सारे हो और सभी की चॉइस अलग अलग है। किसी को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का टॉपिक अच्छा लगेगा, कोई उसके बारे में पहले से ही जानता होगा, किसी के लिए वो नया टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़कर जाए। मैंने अपने तरफ से आपको 5 टॉपिक्स बता दिए और एक्स्ट्रा भी। मैंने आपसे क्या कहा, एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 टॉपिक ही करोगे, एक्स्ट्रा भी पढ़कर जाना है। 5 तो मैंने आपको ये बता ही दिया। उसके आगे आपको क्या करना है, लेट रोमन वर्ल्ड से और ये यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो जितनी भी चीजें बताई हैं 17 से 24 को भी मिलाओगे तो यहाँ से भी सबसे मिलाकर 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। पढ़ना आपको है, बता मैंने दिया, लेकिन ये नहीं है सिर्फ 5 टॉपिक्स ही करो, कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स की नॉलेज
आपको होनी चाहिए, 7 से 8 चैप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप यहाँ पर 80 से 90 स्कोर कर सकते हो। रही बात आंसर राइटिंग की, वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में इसकी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, ताकि आपको कैसे क्या-क्या लिखना है, आप उन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। और पहली बात, नोट्स भी इस तरीके से आप प्रिपेयर करो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और कोशिश करो कि आप अपनी ही राइटिंग में नोट्स बनाओ, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन को कितने पेजेस में आपको लिखना है और क्या-क्या लिखना है, उसकी अवेयरनेस आप सभी को होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, बाकी कोई भी पेड क्लासेस और नोट्स चाहिए तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आज ऑलरेडी हमारे पास, अब आपके पास मुश्किल से 9 दिसंबर को आपका पहला एग्जाम है इस सब्जेक्ट का। तो उससे पहले आप सभी जल्दी से, अगर कोई भी नोट्स या क्लासेस लेना चाहता है तो ले सकते हैं, उसके लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं, अभी भी टाइम है। वो नोट्स भी पढ़ लोगे, क्लासेस भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, तो सफिशिएंट होगा। अदरवाइज जो नहीं ले सकता, कोई इशू नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्लासेज या नोट्स लेना ही है। तो भी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन्हें पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी, और जितना बेसब्री से आप सभी को इस क्लास का वेट था, उतनी बेसब्री के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए सुना, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।